Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so we were at exercise, miscellaneous exercise on chapter number 13, last exercise of the chapter. और उसके कुछ एक क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट ही करी एक्सरसाइज. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. ठीक है. और साथ में हमको फिल्टर भी करते हुए चलना है बर्नौली ट्रायल्स के क्वेश्चंस को. बट कुछ एक क्वेश्चंस जो बर्नौली ट्रायल्स के प्रॉपरली नहीं है, मतलब उनको कह नहीं सकते कि प्रॉपरली बर्नौली ट्रायल्स के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कर रहे हैं. ठीक है. जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी था तो बर्नौली ट्रायल्स का जो हमने लास्ट किया, लेकिन प्रॉपरली नहीं था, आपकी बुक में है. तो ये भी हमने किया. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स तो प्रॉपरली बर्नौली ट्रायल्स के क्वेश्चन है. कैसे पता चल रहा है वो भी पता करो. देखो कितनी बॉल्स निकाल रहा है, छह. तो ट्रायल्स बहुत ज्यादा बार रिपीट हो जाए, दैट मीन्स क्लियर कट केस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. और आउटकम्स भी दो हैं, या तो मार्क एक्स मार्क वाई. ठीक है. तो दो एग्जैक्टली दो आउटकम्स हो और ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो तो बर्नौली ट्रायल्स. अच्छा, जिसके एग्जैक्टली दो आउटकम्स होते हैं उन ट्रायल्स को बोलते हैं डाइकोटोमस. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइकोटोमस. तो ये एक तरीके से डाइकोटोमस ट्रायल्स है ना, क्योंकि इनके एग्जैक्टली दो आउटकम्स हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑब्वियसली फ्रॉम बर्नौली ट्रायल्स, क्योंकि कितनी क्रॉस करनी है आपको? 10 हर्डल्स. ठीक है. तो 10 हर्डल्स है तो 10 बार ट्रायल हो रहा है. हर्डल समझते हो ना? हर्डल होती है जिसमें पार्टिसिपेंट उसको जंप करता है, हर्डल रेस होती है. तो कितने हर्डल्स को उसको क्रॉस करना है? 10 को. अब वो क्रॉस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6. तो दो आउटकम हो गए, करेगा या नहीं करेगा, डाइकोटोमस हो गया. लेकिन ट्रायल कितनी बार हो रहा है? 10 बारी. अगर दो तीन बारी पूछता तो मैं बर्नौली ट्रायल के कॉन्सेप्ट के बिना भी सॉल्व कर देता, राइट. बट 10 बारी तो नहीं कर सकता ना, तो वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. तो ये प्रॉपर एक बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन हो गया, तो ये भी स्किप करेंगे. अब क्वेश्चन सेवंथ भी आपकी बुक में नहीं है, तो ये लेकिन ये प्रॉपरली बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रायल्स 3 बार ही हो रहे हैं. तो 3 बार तो हम वैसे भी विदाउट बर्नौली ट्रायल्स के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं ना. जैसे डाय को 3 बार उछालना, जैसे कॉइन को 3 बार उछालना. तो ऑल दो ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसको हम करेंगे. करें. ठीक है, स्टार्ट करें. थोड़ा बहुत तड़का तो लगाना पड़ेगा देखो बर्नौली ट्रायल का भी, है ना. क्या करना है? वही कॉम्बिनेशन वाली चीज यूज करनी है ना. NC1 NC2, जो हमने कल थोड़ा बहुत देखा भी था. देखें, कल आए थे ना सारे बच्चे. कौन नहीं आया था? दिया नहीं आई थी, क्यों? आप भी नहीं आए थे? हाँ, तो कल केवल अरिशिका आप आए थे. कल क्यों नहीं आए थे दोनों? अच्छा, कल तो आप आए थे, तबीयत ठीक नहीं थी. चलो, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7. अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन. अब स्टोरी समझना ढंग से. एक डाई को बार बार फेंको. बार बार फेंको, तब तक फेंको जब तक 3 सिक्सेस नहीं आ जाते. ठीक है. मतलब 3 सिक्सेस आ जाए तब स्टॉप कर दो फेंकना. ठीक है. जैसे मान लो मैंने 3 बार फेंका और तीनों बार 6 आ गया, तो चौथी बार फेंकना ही नहीं है. समझ गए? समझ गया ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो ऑफ द डाई. तो तीसरा सिक्स जो मेरा छठी बारी में आ जाए, इसकी संभावना बताओ. मतलब 3 सिक्सेस आने की जो मेरी सीरीज है वो पूरी खत्म हो जाए कितने थ्रोज में? 6 थ्रोज में. ठीक है. स्टोरी समझ में आई क्या? और इंटरेस्टिंग भी लग रही है कि गेम क्या है कि 3 बार 6 आएगा तब मैं जीत जाऊंगा और मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा गेम को, आगे फेंकना बंद कर दूंगा. तो हो सकता है 3 बार फेंका और 3 बार आ गया 6, तो वहीं स्टॉप. हो सकता है 4 बार फेंका, उसमें से 3 बार आ गया, चौथी बारी में तीसरा 6 आ गया. हो सकता है 5 बार फेंका और पांचवी बारी में तीसरा 6 आ गया. हो सकता है छठी बारी में 6 आया तीसरा, है ना. तो छठी बारी में तीसरा 6 आ जाए, इसकी संभावना बताइए. क्लियर कट है. तो देखो 6 बार फेंक रहे हैं, तो यहां से थोड़ा बहुत लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपरली नहीं लग रहा है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करें. ठीक है. तो देखो 6 आना और नहीं आना, अगेन डाइकोटोमस दिख रहा है आपको. 6 आना और नहीं आना दो ही इवेंट्स हैं, दो ही हो सकते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 है. अच्छा, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी 1 होनी चाहिए. जो दो आउटकम्स है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो देखो इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे. हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. और फिर एज इट इज क्वेश्चन में से नोट डाउन कर लेंगे. इज गिवन ऑफ ऑफ थ्रोइंग अ डाई अगेन एंड अगेन. बिल्कुल क्वेश्चन में से कॉपी कर लो. ऑफ थ्रोइंग अ डाई अगेन एंड अगेन. ऑफ थ्रोइंग अ डाई अगेन एंड अगेन अंटिल 3 सिक्सेस आर ऑब्टेन्ड. ये हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब हमको थर्ड सिक्स चाहिए सिक्स्थ थ्रो में. तो एक बार अपन इवेंट्स को मान लेते हैं. 6 आना और नहीं आना, बोलो क्या इवेंट माने?
सिक्स आना और नहीं आना, सक्सेस फेलियर मान लें। ठीक है, सक्सेस फेलियर मान लें, सक्सेस मतलब सिक्स आ गया, फेलियर मतलब नहीं आया। ठीक है। लेट द इवेंट्स, लेट द इवेंट्स एस एंड एफ बी दैट, बी दैट। तो एस का मतलब मान लिया मैंने सिक्स अपीयर्स, सिक्स अपीयर्स। और एफ का मतलब मान लिया मैंने सिक्स डज नॉट अपीयर। ठीक है, तो अब जो अपन ये इवेंट मानते हैं ना ट्रायल्स के अंदर, वो एक बार ही थ्रो करने के हिसाब से मानते हैं कि एक बार ही थ्रो करो तो छह आने की संभावना और नहीं आने की संभावना, उसको तीन बारी छह बारी में तो कन्वर्ट किया जाता है ना। तो ये एक बारी के हिसाब से ही मानेंगे आप। ठीक है, सिक्स अपीयर, सिक्स डज नॉट अपीयर। तो अगर मैंने डाई को एक बार ही फेंका तो छह आने की संभावना, एवरीवन नोज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगी मेरी क्या, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी मेरी, सिक्स नहीं आने की संभावना हो जाएगी 5/6। वेरी इजी। अच्छा, अभी क्योंकि बर्नौली ट्रायल का है तड़का थोड़ा बहुत, तो हमने कल भी सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम स्मॉल लेटर पी से डिनोट कराते हैं। तो स्मॉल लेटर पी की वैल्यू क्या हो गई, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को अपन स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट कराते हैं, तो क्यू की वैल्यू हो गई 5/6। याद रहे, इसको ऐसे मत लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये पी की डायरेक्ट वैल्यू है। मतलब पी का मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है। और क्यू का मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, मतलब पी कोई इवेंट नहीं है, पी एक वैल्यू है और क्यू भी एक वैल्यू है। समझ गए, इवेंट्स तो एस और एफ है, इनकी प्रोबेबिलिटी को पी और क्यू से डिनोट कर रहे हैं। समझ गए ना। चलिए, होपफुली समझ में आया। अब अपने को क्या चाहिए वो मैं लिख देता हूँ नाउ। बोलो क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन बताओ क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, जो भी कह रहा है वो, थर्ड सिक्स इन सिक्स्थ थ्रो, टेनिंग द थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो। ये चाहिए आपको, बताओ। यही चाहिए क्या, इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूं, देखो। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। देखो, आपको सिक्स्थ थ्रो में थर्ड सिक्स चाहिए, तो सिक्स्थ थ्रो से पहले कितने थ्रो हो गए, उनमें कितने सिक्सेस होंगे, दो। वो दो सिक्सेस तो कहीं भी आ सकते हैं ना, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, पहले चौथे में, पहले पांचवे में, कहीं भी आ सकते हैं। तो उस केस को मैं ले रहा हूं ऑब्टेनिंग टू सिक्सेस इन फाइव थ्रोस। बोलो समझ आया, समझ आया। इन फर्स्ट फाइव थ्रोस, पहले पांच थ्रोज में तो आपको तीन सिक्स, दो सिक्सेस चाहिए। क्लियर, समझ आ रहा है ना। प्लस, प्लस नहीं लिखूंगा, इनटू लिखूंगा, क्योंकि ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए, एंड लगाऊंगा ना। उसके बाद फिर जो छठा सिक्स है ना, ऑब्टेनिंग, हाँ तीसरा सिक्स है, ऑब्टेनिंग थर्ड सिक्स इन सिक्स्थ थ्रो। ये चीज समझ में आई क्या सबको। भाई आपको सिक्स्थ थ्रो में थर्ड सिक्स तभी मिलेगा जब, ओके ठीक है, सो वी आर बैक। पांच थ्रोज में तो कितने सिक्सेस मिल चुके हैं अपने को, दो सिक्सेस कंफर्म मिल चुके हैं। कौन से नंबर में मिले, के सीक्वेंस में मिले, वो मैटर नहीं करता। और एग्जैक्टली सिक्स्थ थ्रो में फिर आपको तीसरा सिक्स मिल जाए, इन दोनों को कंपाइल करना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए साथ में, ये काम भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो काम नहीं बनेगा। दोनों काम होने चाहिए। तो दोनों काम होने चाहिए तो एंड लगाते हैं, और एंड लगाते हैं तो फिर दोनों की प्रोडक्टिव्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का भी तड़का है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहती है, ये काम हो बाद में ये काम हो, तो दोनों काम होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्टिव को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इधर आओ,
पांच में से आपको दो सिक्सेस चाहिए। कैसे, क्या सीखा था अपन ने? पांच में से आपको क्या चाहिए बेटा? दो सिक्सेस। तो दो सिक्स, एक सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6 का स्क्वायर इंटू बचे हुए पांच थ्रोस में से दो तो सिक्सेस आ गए, तो बचे हुए तीन नॉन सिक्सेस हैं। तो नॉन सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। तो 5/6 तीन बार आएगा। 5/6 इंटू 5/6 इंटू, कहने का मतलब यह है कि सक्सेस कितनी बार आ रहा है? सक्सेस कितनी बार आ रहा है? दो बार। फेलियर कितनी बार आ रहा है? तीन बार। हो गए ना दोनों पांच मिला के? और इसको केसेस कितने बनेंगे? पांच बार ही फेंक रहे हो, दो उसमें से चाहिए। 5C2। 5C2 का मीनिंग हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 5, 3 फैक्टोरियल तो गया, 10 10 डिवाइड बाई 2। बेटा 5 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो गया। हाँ, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आएगा। तो ये 10 केसेस कैसे बनेंगे? 10 केसेस बन सकते हैं कि पहला, देखो पहला सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया, फेलियर फेलियर फेलियर, ये पहला केस हो गया। ये हो सकता है सक्सेस बाद में खिसक जाए, फेलियर सक्सेस फेलियर, ऐसे कर करके ये 10 केसेस बनेंगे। तो अपने को तो बस केसेस काउंट करने हैं, एग्जैक्टली केसेस क्या है वो नहीं सोचने। ठीक है, समझ गए क्या? ये चीज समझ गए क्या? जितने आपको सक्सेस मिले उसकी उसकी पावर लगाओ, और जितनी फेलियर मिले उसकी पावर लगाओ, और फिर उसको नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई करो। तो अब ये प्रॉपर बर्नौली ट्रायल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बर्नौली ट्रायल है। ये चीज करनी है। साथ में फिर क्या करनी है? साथ में आगे आओ। इनटू, अब जब आप ये पांच थ्रोस फेंक चुके हो, तो छठा थ्रो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, बर्नौली ट्रायल की एक और खास बात है कि हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है। उसकी आने की प्रोबेबिलिटी पिछले ट्रायल पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब जो ये बिल्कुल फ्रेश केस है, तो इस बिल्कुल फ्रेश केस में सिक्स ही तो लाना है। तो बिल्कुल एक नए केस में सिक्स लाने की संभावना क्या होती है? 1/6। समझ आया? तो ये पांच में क्या हुआ उसको भूल जाओ। अब एक छठी बारी में डाइस फेंक रहा हूं, उसमें क्या चाहिए आपको? सिक्स चाहिए। तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने? 1/6 का स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? 5/6 का क्यूब। यहां पे लिखते टाइम आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जितने थ्रोस, जितने ट्रायल्स हो चुके हैं, इन दोनों का सम उतना ही आना चाहिए। तो 5 ट्रायल्स हो चुके थे ना, तो इन दोनों का सम 5 आ रहा है ना? ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा 5 आना ही चाहिए। 5C2 की वैल्यू अभी अभी सॉल्व करके बताई यश ने, कितनी होती है? 10। और छठे थ्रो के लिए 6। सिक्स सिक्स के लिए हम 1/6 और मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो छः कितने हो गए? छः का स्क्वायर, छः का क्यूब, और छः, तो छः की पावर 5 हो गई नीचे। छः होगी, हाँ, छः की पावर 6 होगी। बट इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करो, चलो, है ना? छः की पावर में मत लगाओ। 2 3 जा, 2 5 जा, डन। और बस, अब 5 का क्यूब और 5, 5 की पावर 4 हो गई क्या? बोलो। और इधर 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 की पावर 5 हो गई क्या? और साथ में 3। ठीक है, अब किसी के पास ओल्ड बुक हो तो आंसर मैच करो। बताओ 5 की पावर 4 क्या होती है, याद है किसी को? 625। और 6 की पावर 5 याद है किसी को? 6 का क्यूब क्या होता है? 216। और 6 का, नहीं, ऐसे याद करो, 6 की पावर 4 क्या होती है? 1096। नहीं, 1296, सॉरी, 1296। अब 6 की पावर 5 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करो उसको जल्दी से। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3। 6 9 जा 54 एंड 3, 57, रिमाइंडर 5, 12 एंड 5 17, रिमाइंडर 1, 7। अब इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना है अभी तो 3 से मल्टीप्लाई करके सीधे इधर लिखो। 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 21 एंड 2, 22, रिमाइंडर 2, 21 एंड 2, 23, रिमाइंडर अगेन 2, 21 एंड 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। है अगर किसी के पास ओल्ड बुक तो प्लीज मैच द आंसर, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नई बुक में तो ये सवाल ही नहीं है। मतलब क्या? किस आंसर की से मैच किया? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? तो अब छोटा मोटा इस टाइप का बर्नौली ट्रायल का सवाल भी आ जाएगा तो भी कर दोगे ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? बोलो दिया। हम्म, कर लोगे? ठीक है। सक्सेस फेलियर को डिफाइन करो, दो ही आउटकम्स होंगे, या सक्सेस या फेलियर। जितने सक्सेस हो रहे हैं उसकी उतनी पावर लगा दो, जितने फेलियर उतनी पावर लगा दो, लेकिन केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पांच में से दो सक्सेस चाहिए तो 5C2। पांच थ्रोस में से दो सक्सेस चाहिए ना, पांच थ्रोस में से चार सक्सेस चाहिए होते तो 5C4। बस इजी सा काम है ना? चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन बाकी के 10th क्लास में आया था। ठीक है, 10th क्लास में आया आया था, याद करो। लीप ईयर का। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई लीप ईयर है,
उस लीप ईयर के अंदर 53 ट्यूसडेज आ जाएं, इसकी क्या संभावना है? व्हाट इज द चांस कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हाउ मेनी ट्यूसडेज विल बी देयर? 53 ट्यूसडेज विल बी देयर। तो मुझे बताओ एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? तो पता है ना, वी नो दैट नंबर ऑफ डेज। और एक साधारण ईयर में कितने डेज होते हैं? कितने डेज होते हैं बताओ एक साधारण ईयर में, नॉन लीप ईयर में? नहीं होते हैं। यस। एक साधारण साल में 365 1/4 डेज होते हैं, एक चौथाई दिन भी एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, चौथाई मिलके ही तो लास्ट में 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। टपकता थोड़ी ना है कहीं से एक दिन एक्स्ट्रा। अचानक से थोड़ा ना पृथ्वी एक दिन ज्यादा घूम जाती है चौथे साल। भाई दिन और साल कैसे डिसाइड होते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाने पे। पृथ्वी का मन थोड़ा ना हर 4 साल में करता है कि चलो एक दिन एक्स्ट्रा घूम लेती हूँ मैं सूरज के, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। ये हर साल 1/4 यानी 6 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक साथ 24 घंटे फिर चौथे साल में काउंट कर लेते हैं उस समय को, बाकी दिन काउंट ना करके। सो एक नॉन लीप ईयर में 365 डेज, 365 1/4 डेज होते हैं, यानी 6 घंटे भी होते हैं। ठीक है? ओके, समझ गए ना? तो अभी तो इतनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, 366 डेज डाल देते हैं अभी अपन इसको। अब आप एक काम करो, 366 डेज में कितने प्रॉपर वीक्स हुए वो सोचो। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो 366 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट बताओ। 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14, और 2 डेज एक्स्ट्रा बच गए। तो 52 वीक्स तो कंप्लीट है बेटा, बोलो। प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा है। बताओ, ये चीज समझ में आई? डिवाइड करके पता लगा लिया भी कितने तो वीक्स हैं। अब आप खुद सोचो, 52 वीक तो कंप्लीट है, तो 52 ट्यूसडेज तो आने ही आने, कोई रोक सकता है? 52 मंडेज भी आने, 52 ट्यूसडेज भी आने, 52 वेनसडे भी, 52 वीक्स तो कंप्लीट है ना। 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो इन 2 दिन एक्स्ट्रा में अगर वो ट्यूसडे निकला तो 53 ट्यूसडेज हो जाएंगे, और नहीं निकला तो नहीं होगा। समझ गए? तो अब अपने को क्या संभावना देखनी है? अपने को यह संभावना नहीं देखनी कि 53 ट्यूसडेज हो। अपने को यह संभावना देखनी है कि इन 2 डेज एक्स्ट्रा में ट्यूसडे हो। इन 2 डेज एक्स्ट्रा में क्या हो? ट्यूसडे हो। क्योंकि 52 तो ट्यूसडे तो आने ही आने हैं, 53 लाने के लिए इन 2 डेज में ट्यूसडे का होना जरूरी है, तब जाके 53 ट्यूसडेज होंगे। समझ गए क्या? अब इन टू ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं ये क्या क्या हो सकते हैं ये सोचते हैं अपन, है ना? तो मतलब पॉसिबल केसेस सोचते हैं जिसमें ये 2 डेज एक्स्ट्रा हो सकते हैं ना। तो पॉसिबल केसेस फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज, फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है? तो जो पॉसिबल केसेस हैं 2 डेज एक्स्ट्रा के, एक सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं ना। सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। तो ये हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा दिन है वो मंडे और ट्यूसडे हो। क्योंकि देखो वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे वो सीक्वेंस में होंगे, वो मंडे और थर्सडे नहीं होंगे, वो सीक्वेंस में होंगे ना। तो या तो हो सकता है वो मंडे और ट्यूसडे हो, या फिर ट्यूसडे वेनसडे का कॉम्बिनेशन हो 2 दिन एक्स्ट्रा का, या फिर वेनसडे थर्सडे का कॉम्बिनेशन हो, राइट? या फिर थर्सडे फ्राइडे का कॉम्बिनेशन हो, राइट? आगे बोलो। या फिर फ्राइडे सैटरडे का कॉम्बिनेशन हो, और या फिर सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन, और या फिर वापस घूम के आओ संडे मंडे का भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। अगर 2 दिन है तो इसी कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो कितने केसेस बने? 7 केसेस बन गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से आपके फेवरेबल कौन से हैं? आपको एक दिन एक्स्ट्रा ट्यूसडे चाहिए, तो अगर ये वाला केस होगा तो भी ट्यूसडे एक्स्ट्रा आ जाएगा 53वां, और ये होगा तो भी हो जाएगा। इसके अलावा 5 केसेस में ट्यूसडे एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, तो फेवरेबल 2 केसेस हैं, टोटल 7 केसेस हैं। आंसर इज 2/7। समझ आया? बोलो, समझ आया क्या? 53 ट्यूसडेज तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि 52 तो कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता 52 ट्यूसडे आने के लिए, तो किसी भी लीप ईयर में या किसी भी नॉन लीप ईयर में भी। आपको तो 53वां लाना है तब जाके टोटल 53 होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? तो हाउ वी विल प्रेजेंट दिस, अब ये तो हो गए टोटल केसेस। नाउ फेवरेबल केसेस, है ना? फेवरेबल केसेस, क्योंकि आपको ट्यूसडे एक्स्ट्रा चाहिए। फेवरेबल केसेस इन विच ट्यूसडे शुड बी देयर, ट्यूसडे इज देयर, है ना? तो ऐसे केसेस को अपन
ऐसे केसेस को अपन इवेंट ए से डिनोट करा लेते हैं ना, या ई से डिनोट करा लेते हैं। इवेंट ए क्या हो जाएगा, आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे मंडे ट्यूसडे और डिवाइडेड बाय कॉमा ट्यूसडे वेनसडे, राइट। ये हो गए फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडेज, 53 ट्यूसडेज in a leap year is given by। इस प्रोबेबिलिटी को अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल सकते हैं क्या नोटेशन में? ठीक है। फेवरेबल केसेस कितने हैं? अच्छा, यहां से लिखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखो पहले। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितने हो गए? 7। और फेवरेबल केसेस एन ऑफ ए कितने हो गए? 2। तो नंबर बाय नंबर होती है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ केसेस इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस, तो 2/7 आंसर मैच करो। ओके, समझ आया? अच्छा, अगर 53 ट्यूसडेज की जगह 53 वेनसडेज आंसर क्वेश्चन होता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि हर दिन के दो ही केसेस बनते हैं जिसमें वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर तो 2/7 रट लो। एस क्वेश्चन का मान लो एमसीक्यू में आया तो दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, नॉन लीप ईयर की जगह नॉन लीप ईयर आ जाए फिर, तो एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा तो भी वही आंसर होगा? नहीं होगा, फिर 1/7 आंसर होगा, क्योंकि फिर तो एक ही दिन एक्स्ट्रा हुआ ना। एक ही दिन एक्स्ट्रा हुआ तो वो क्या हो सकता है? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो टोटल केसेस तो 7 है, लेकिन ट्यूसडे आने का एक ही केस बनेगा फिर। तो लीप ईयर के केस में 2/7 है, चाहे से दिन कोई सा भी पूछ ले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से। और नॉन लीप ईयर में 1/7 आंसर है, चाहे से दिन कोई सा भी पूछ ले। डन, समझ आया? ओके, वन मोर थिंग, वन मोर जनरल नॉलेज की थिंग, कि ईयर जो होता है, ईयर सोच के बताना। ईयर, इससे पहले आप ए आर्टिकल भरते हो या एन भरते हो? इंडेफिनेट आर्टिकल कभी सोचा है इस बारे में? आप तो ए ही भरते हो, लेकिन क्यों? ईयर में तो एन भरना चाहिए ना, क्योंकि वोवल साउंड तो आ रहा है ना, ईयर। वोवल साउंड तो आ रहा है ना, ई तो स्वर होता है ना, व्यंजन थोड़ी ना होता है। तो कभी इस बारे में सोचा है कि हम एन ईयर क्यों नहीं बोलते? बोलना तो एन ईयर चाहिए, हम तो ए ईयर ही बोलते हैं। इन ए ईयर ऐसे बोलते हैं ना अपन, इन ए ईयर कभी बोला ऐसे इन एन ईयर? है किसी के पास इसका जवाब? इसका जवाब ये है कि हमको भरना तो ए ही है, पर क्यों? क्योंकि ये ई ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है। य से स्टार्ट होता है और यह व्यंजन है, स्वर नहीं है। ठीक है। अब व्यंजन साउंड में अपने को ए भरना होता है, कॉन्सोनेंट साउंड में अपने को वोवल साउंड में ही एन भरना होता है। तो ये व्यंजन अपन बोल जल्दीबाजी में ईयर बोलते हैं। ईयर तो, ये जो ईयर है ना, ये ईयर तो ईयर कान वाला ईयर होता है। तो ईयर के आगे तो एन भरते हैं ना अपन, एन ईयर। ये ईयर होता है, क्या होता है? ईयर। अब वो जल्दीबाजी में बोलने में ई निकल गया था, यह है, यह के आगे ई की मात्रा है, ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रॉपरली बर्नौली ट्रायल है तो उसको स्किप करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स एज इट ऑफन फेल्स, ट्वाइस एज इट ऑफन फेल्स। एक एक्सपेरिमेंट की सक्सेस होने की संभावना दुगनी है उसके फेल होने की संभावना से। तो दो ही केसेस हैं, सक्सेस फेलियर। तो सक्सेस की संभावना आप देखोगे इसमें 2/3 हो जाएगी, दुगनी है ना। और फेलियर की संभावना 1/3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल सम 1 भी चाहिए आपको। ठीक है, बर्नौली ट्रायल का केस है। अब ये क्या कह रहा है कि 6 ट्रायल्स करो और उसमें से कम 4 सक्सेस आए। तो कम से कम 4 सक्सेस का मतलब एक सक्सेस भी चलेगा, दो सक्सेस भी चलेंगे, तीन से भी चलेंगे, चार भी चले, नहीं एटलीस्ट कह रहा है ना, सॉरी, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। 4 से ज्यादा आ सकती है, 4 से कम नहीं आ सकती, एटलीस्ट कह रहा है, एटमोस्ट नहीं कह रहा है ना। तो 4 सक्सेसेस भी चलेंगे उसको, 5 सक्सेसेस भी चलेंगे, 6 सक्सेसेस भी चलेंगे। 4 सक्सेसेस, 5 सक्सेसेस, 6 सक्सेसेस। 4 सक्सेस की संभावना क्या हो जाएगी? तो पी पी की पावर तो 4 कर दो, क्योंकि 4 तो सक्सेस चाहिए, और क्यू की पावर 6 है ना टोटल ट्रायल, तो 2 कर दो। इधर 5 सक्सेस, इसमें क्या हो जाएगा? पी की पावर 5 कर दो और क्यू सिंगल कर दो। और 6 के 6 सक्सेस चाहिए तो पी की पावर 6 कर दो, क्यू की पावर 0 कर दो, लेकिन केसेस बनाने पड़ेंगे। 6 में से 4 सक्सेस चाहिए, एन सी मतलब 6C4, 6C4। 6 में से 5 सक्सेस चाहिए, 6C5। 6 में 6 सक्सेस चाहिए, 6C6। और फाइनली इनको ऐड करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। बर्नौली ट्रायल का प्रॉपर केस है, आने के फिर चांसेस थोड़े से कम है, आ जाए तो आपको फिर भी तरीका बता दिया गया है ना। नहीं पढ़ाते हुए भी आपको बर्नौली ट्रायल कहीं ना कहीं पढ़ा दिया गया है।
How many times must a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than hand? ये प्रॉपर बर्नौली ट्रायल, और बर्नौली ट्रायल का भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो बर्नौली ट्रायल नहीं है फिर भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बर्नौली ट्रायल पढ़ने के बाद, मतलब जो बच्चा बर्नौली ट्रायल पूरा अच्छे से पढ़ चुका है ना, वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि बर्नौली ट्रायल का भी ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो हमने तो प्रॉपरली पढ़ा भी नहीं है। आएगा बर्नौली ट्रायल का तो छोटा मोटा आएगा, ऊपर ऊपर वाला है ना, इतना डिटेल वाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये क्वेश्चंस जो अपन अभी स्किप कर रहे हैं और मन में जिज्ञासा है कि नहीं सर स्टोरी अच्छी लग रही है, इसका भी बताओ कैसे आंसर आएगा, तो यू कैन कम टू मी, आपको एक्स्ट्रा में बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में है। अभी पता नहीं किस हिसाब से फिल्टर करके डालें क्वेश्चन। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए था, और एक जो क्वेश्चन कल किया वो नहीं होना चाहिए था, फोर्थ वाला, क्योंकि वो बर्नौली ट्रायल का था। ठीक है, एनीवेज, इन अ गेम, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। एक गेम है साहब, उसमें एक आदमी जीतता है 1 रुपया 6 आने पर, यानी वही डाइस फेंक रहे हैं बना ना, और हार जाता है फॉर एनी अदर नंबर व्हेन ए फेयर डाइस थ्रोन। डाई फेंका, 6 आया तो 1 रुपया मिल जाएगा उसको, और एनी अदर नंबर आया 1 2 3 4 5 में से, तो 1 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है, या तो 1 रुपया दो या 1 रुपया लो, समझ गए? 6 आया तो ले जाओ, और 5 नंबर्स में से कुछ भी आए, 1 2 3 4 5, तो दे जाओ। समझ गए? गेम समझ गए क्या? द मैन डिसाइडेड, तो मैन ने क्या सोचा, मैं ऐसे डिसाइड करता हूं कि एक डाई को मैं 3 बार ही फेंकूंगा, बस लास्ट कितनी बार फेंकूंगा, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6, लेकिन जब भी 6 आएगा उसी समय वो क्विट कर देगा। सपोज करो पहली बारी में 6 आया, तो अगले दो थ्रोस नहीं फेंकेगा वो। मान लो पहली बारी में 6 नहीं आया, दूसरी बारी में आया, तो तीसरा नहीं फेंकेगा। मान लो तीनों बारी में भी 6 नहीं आया, तो फिर चौथी बारी नहीं फेंकेगा वो, यानी टोटल ट्रायल्स तो वो 3 ही करेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी जेब में 3 ही रुपए हो। तो उसने सोचा होगा अभी 6 नहीं आया, तो पहली बारी में 1 रुपया चला जाएगा मेरा, दूसरी बारी में 6 नहीं आया तो दूसरी बारी में 2 रुपए चले जाएंगे, तीसरी बारी में 6 नहीं आया तो तीसरी बारी में भी 3 रुपए चले जाएंगे, चौथा रुपया तो है नहीं जेब में उसके पास, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही फेंक सकता है। लेकिन एक बार भी बीच में अगर 6 आ जाता है तो वहीं स्टॉप कर देगा, आगे नहीं खेलेगा वो। ठीक है, समझ आया गेम? समझ आया कि ऐसे गेम्स हमने बचपन में जरूर खेले हैं भाई, हमने तो एटलीस्ट खेले हैं, आपको नहीं पता। हम क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई भी ऐसी बेट लगा रहे हैं, तो बेट लगाते टाइम अगर हम जीत गए तो हम कहते थे चलो मैं घर जा रहा हूँ, है ना? ऐसा होता था ना। जैसे आप जीत गए, जब तक आप जीत नहीं रहे हो तब तक आप बार बार कर रहे हो ना, जैसे मान लो कार्ड्स का गेम या कोई भी गेम है, जैसे ही आप जीत गए अब आप कहते हो मैं घर जा रहा हूँ। तो जीतते ही घर जाने का रवाज है इसके पास। जैसे 6 आ गया तो आगे नहीं फेंकेगा वो, लेकिन 6 जब तक नहीं आया तब तक फेंकता जाएगा, और मैक्सिमम 3 बार ही फेंकेगा, क्योंकि जेब में पैसे ही इतने हैं। ठीक है, ओके ना? श्रावण के महीने में कार्ड्स वगैरह चलते हैं सबके घरों में छोटे मोटे, तो आपने उस टाइम भी देखा होगा कई लोग होते हैं ऐसे कि जेब में जितने पैसे लेके बैठे हैं, जब तक वो हार नहीं जाते तब तक खेलेंगे, लेकिन बीच में जीत गए तो कहते हैं अब मैं यार, अब नहीं खेल रहा है, मेरा मन नहीं है अब। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो इस टाइप का एक गेम है, फील दिलाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, बाकी बेट वेट कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, कल को ताश पत्ती लेके चले जाओ कहीं कि प्रोबेबिलिटी सीख गया हूँ अब मैं जीत के आऊंगा। ओके, चलिए, तो एक बार एक्सपेरिमेंट हम ऐसे ही ऐसे एज इट इज हम करेंगे। हेयर अ गेम इज गिवन, ए गेम ऑफ चांस, या ए गेम इज गिवन, गेम ऑफ चांस इज गिवन, इन विच a man wins a rupee for a 6, loses a rupee for any other number when a fair die is thrown। यहाँ तक लिख लिया अपन ने, एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वही 6 आना और 6 नहीं आने को अपन इवेंट्स मान लेते हैं, सक्सेस फेलियर, जैसे हमने अभी तक काम किया। तो लेट द इवेंट्स, S and F बी दैट। एस बोले तो 6 आना, 6 अपीयर्स मतलब, और उसके बाद क्या है, फेलियर बोले तो 6 नहीं आना, 6 डज नॉट अपीयर। ओके, अब इसके अंदर वही सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी, एज एवरीवन नोस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, 6 ला रहे हो उसमें, और इसमें 6 नहीं ला रहे हो, अब बाय 6, दोनों का सम 1 चाहिए चाहिए, डाइकोटोमस हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो 3 बार ही मैक्सिमम फेंकेगा। ठीक है, क्या लिखा है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राई बट टू क्विट एज, तो ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी। नाउ इट इज गिवन दैट,
नाउ इट इज गिवन दैट, ये हमको गिवन है कि मैन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार फेंकेगा, कितनी बार, 3 टाइम्स। तो मैं एज इट इज ये लाइन लिख दूंगा, इट इज गिवन दैट द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। ये लाइन एज इट इज छाप देंगे हम, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो सैंपल स्पेस विल बी समवॉट लाइक दिस। हो सकता है वो पहली बारी में 6 आ जाए, उसका सक्सेस मिल जाए। तो अगर एक बार भी 6 आ जाता है तो आगे खेलता है क्या वो, कॉमा। हो सकता है पहली बारी में फेलियर हो लेकिन दूसरी बारी में 6 हो, तो अगेन दूसरी बारी में 6 आ जाएगा तो वो खेलेगा क्या आगे, बोलो, नहीं खेलेगा। हो सकता है पहली बारी में भी फेलियर हो, दूसरी बारी में फेलियर हो और तीसरी बारी में 6 हो, तो 6 आने के बाद तो वैसे नहीं खेलता हूँ। और हो सकता है कि तीनों बार में उसको फेलियर हो, क्योंकि चौथी बार तो वो खेलता ही नहीं है। इसके अलावा कोई भी चीज हो सकती है क्या, सोच के बताओ। पहली बारी में 6 आया, पहली बारी में फेलियर, फिर 6 आया, पहली बारी में फेलियर, दूसरी बारी में फिर 6 आया, तीनों बारी फेलियर हुआ, राइट। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी निकाल के वही एक्सपेक्टेशन टेबल वगैरह बनानी है। समझ गए, ओके, समझ गए। भाई आपको क्या चाहिए, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस। अच्छा, जो अमाउंट वो जीतेगा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। तो एक्स का मतलब है अमाउंट, जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो है अमाउंट जीतना। भाई कितना अमाउंट जीत रहे हो, मान लो 2 रुपए जीत रहे हो तो एक्स की वैल्यू 2 है। 3 रुपए जीत रहे हो तो पहले आपको हर एक चारों आउटकम पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर टेबल बनानी है, फिर एक्सपेक्टेशन निकालनी है, सारा काम करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताते जाओ एक एक करके। एक्स की वैल्यू बताओ जब एस होता है, सैंपल स्पेस में से एस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एस से एस को कंफ्यूज मत कर देना, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस, ये सैंपल स्पेस वाला एस है ना, और ये सक्सेस वाला एस है। तो या तो इसको पूरा लिख दो सैंपल स्पेस, या ऑल द पॉसिबल केसेस ऐसा करके लिख दो, ठीक है। ओके, चलो। हाँ बताओ, अगर पहली बारी में 6 आया तो कितने रुपए मिलते हैं उसको, जीतने के 1 रुपया मिलता है और हारने का भी 1 रुपया मिलता है, तो इसमें एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क नहीं आएगा ना, एक्स ऑफ एस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताओ एक्स जब एफ और एस हो, एफ एफ और एस हो, समझ गए। तो एफ और एस का मतलब क्या हो गया, कि पहले तो फेलियर है, बाद में सक्सेस है। तो पहले फेलियर है तो 1 रुपया गया, लेकिन बाद में सक्सेस है तो 1 रुपया फिर आ गया। तो इस केस में वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा, ठीक है। तीसरा केस उठाओ, एफ एफ एस, 2 बारी फेलियर है तो 2 रुपए गए, पर एक बारी सक्सेस भी है, तो -1 रहेगा उसका, एक्स की वैल्यू। और चौथा केस बताओ, एफ एफ एफ, तो इसमें क्या है, जीता तो एक बार भी नहीं, और 3 रुपए वो हार चुका है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, यही हो सकता है कि या तो वो 1 रुपया जीते, या कुछ भी ना जीते, कुछ भी ना हारे, या 1 रुपया हारे, या 3 रुपए हारे। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। 2 रुपए तो कभी जीत ही नहीं सकता ना, 2 रुपए कभी हार सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब इन सबके हार जीत की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, ये तो एक्स की वैल्यूज निकालिए में क्या क्या हो सकता है ना। सो नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1, समझ गए। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1 नहीं, 0। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या बनी यहाँ से बताओ। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, क्योंकि वो जो अमाउंट जीत सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन पूछी, तो अमाउंट जीत कौन कौन से सकता है, 1, 0, -1, -3, यही हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 1, 0, -1, -3। तो इनमें हर एक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कि एक्स की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू -1 की प्रोबेबिलिटी, और एक्स की वैल्यू -3 की प्रोबेबिलिटी, ओके। इन चारों तीनों चारों चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कब आता है, जब ये वाला केस हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस आने की प्रोबेबिलिटी है ये, और x इक्वल टू 0 यानी कि एफ एस आने की प्रोबेबिलिटी है ये, समझ गए। करली ब्रैकेट लगेगा, 2 ब्रैकेट लगेंगे एक्चुअली। एक तो ये तो सैंपल स्पेस उठा लिया मैंने, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी भी है ना। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1 में कौन सा केस आएगा, एफ एफ एस, ठीक है। और इसमें कौन सा केस आएगा, एफ एफ एफ,
एफ एफ एफ, समझ आया? और एक एक ब्रैकेट और लगेगा, क्योंकि ये तो इवेंट स्पेस उठा लिया मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, समझ आया? अब निकालेंगे कैसे? तो सक्स ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? ऊपर लिखा है ना आपने, इसका मतलब एग्जैक्टली पी ऑफ एस है। इसका मतलब है पी ऑफ एफ मल्टीप्लाई पी ऑफ एस। इसका मतलब है क्योंकि हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है, हर बार डाई फेंकूंगा तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी और फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। तो इंडिपेंडेंट केसेस में एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। एफ एफ एस का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी एफ एंड प्रोबेबिलिटी एस। और इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी एफ एंड प्रोबेबिलिटी एफ। फाइन। चलो जी करना शुरू करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एज इट इज गिवन है आपको 1/6। इसमें 5/6 इंटू 1/6 करना, जरा कितना आया? 5/36। इसमें क्या बनेगा? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा ये? 25/216। और ये लास्ट वाला केस है, ये बताओ 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 ये कितना बनेगा? 125/216। अब सबको ऐड करने से 1 भी मिलना चाहिए, तभी आपका वो कंप्लीट हुई है टेबल, है ना? तो सबको रफली ऐड करके देख लेते हैं। देखो ये 25 और 125, 150 तो इधर ही हो गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। तो 150 और 30 180। और इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 36 मिलके 216 हो गए। 216/216 हो गया पूरा 1। ये होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या खत्म हो चुका है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, खत्म हो चुकी है। अब केवल आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है, फॉर्मूला लगा के मीन निकालना है मतलब। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी लाइक, टेबल इज, ठीक है। तो कितने कैसे कितने रोज बनेंगे? 3 रोज बनेंगे। एक्सपेक्टेशन भी तो निकालोगे। रोज तो 3 बनेगी, कॉलम्स देखो। कॉलम्स देखो, एक तो एक्स की वैल्यू, मतलब हेडिंग। एक एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा 4 वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, 1 2 3 4, और एक टोटल। टोटल भी तो बनेगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए कॉलम क्या बनता है? एक्स आई टी आई। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या मिली? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या मिली बताओ? 1 0 -1 -3। 1 0 -1 -3, यहाँ लगाएंगे हम टोटल। इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या मिली बताओ? इसकी मिली 1/6। इसकी 5/36। 5/36। इसकी क्या मिली? -35। 25/216। और इसकी क्या मिली? 125/216। और हमने ऐड कर लिया, ये सब मिलके 1 बनता है। अब इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एक्स की वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से। 1 इंटू 1/6 इज 1/6, ये 0 हो ही जाएगा। ये क्या होगा? -25/216। और इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो 125 का 3 गुना 375। 375 हो गया क्या? 125 125 250। 250 और एक बार और 175, 375 -375 डिवाइडेड बाय 216। इन सबको ऐड ऐड कर दो। तो देखो ये तो 216, ये तो 216 है, इसको 216 बनाओ तो 36 आ जाएगा ऊपर। तो इन दोनों को ऐड किया तो -400। -400 में 36 ऐड करो, माइनस के 364। 400 में से 36 घटाओ, 364 डिवाइडेड बाय 216। थोड़ा बहुत कट भी जाएगा ये, काटो। 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 और 3 9 4, 9 4 13, 3 से नहीं जा रहा। तो फिर 2 से ही उड़ाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो माइनस का 1 1, फिर 8, फिर 2, और इसको 108। फिर जा रहा है 2 से, तो 4 से जाता मतलब ये है ना। काट दो चलो, 91 डिवाइडेड बाय 54, दैट्स इट। तो इतने रुपए वो हार सकता है, माइनस में आया ना। एक्सपेक्टेशन ये है कि इतने रुपए, क्या एक्सपेक्टेशन किसी ने कहा इस गेम में उसकी क्या चांसेस है, जीतेगा या हारेगा? आपने कहा हारेगा, माइनस आ रहा है। और कितने हारेगा? अंदाजन, अंदाजन इतने रुपए वो हारेगा। ठीक है, ओके।
तो आंसर तो आ चुका है, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट द मैन कैन, आंसर मैच करो इसका, पुरानी बुक में ही होगा, विन और लॉस इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, एक्सपेक्टेड अमाउंट मैन कैन विन और लॉस इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स, और फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई टी आई। फिर आप अलग अलग करोगे इसको कैसे? इट इज इक्वल टू 1 × 1/6 प्लस 0 × 5/36 प्लस -3 × 125। अगर तीन चार केसेस हैं तो अलग अलग ऐसे बना के दिखाओगे, अगर एक ही केस है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस है, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं, -1 × 25/216। लेकिन तीन चार ही केस हैं तो ऐसे अलग अलग बना के दिखाओ, जो काम टेबल में किया वो यहाँ पे भी शो करोगे। -3 × 125/216। फिर आप अलग अलग इसके, इसका आंसर प्लस इसका आंसर प्लस इसका आंसर एंड प्लस इसका आंसर सॉल्व करके आंसर क्या आएगा मेरा? -91/54। तो माइनस लगा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और वी कैन से ₹91/54 लॉस्ट। माइनस को हटा के लॉस्ट लिख दो भाई, इतना नुकसान है उसका। डन, समझ आया? ओके, सो इसको रूल आउट मत करना, इसमें कहीं भी बर्नौली ट्रायल नहीं लगा, कहीं भी एक भी जगह। ये टोटली आपके कोर्स का 100% पार्ट एंड पार्सल है। क्यों हटा हुआ है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है भाई क्यों हटा दिया इसको। ठीक है, चले नेक्स्ट, कर दूं उसको डिलीट? ठीक है, रेडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस है हमारे पास, उसमें कुछ मार्बल्स हैं। जैसे बॉक्स ए में रेड मार्बल एक है, 6 है व्हाइट मार्बल, 3 ब्लैक मार्बल। फिर बॉक्स बी में डिस्क्रिप्शन है, सी में और डी में। 4 बॉक्सेस हैं, चारों में 3 टाइप के मार्बल्स हैं, 3 कलर के मार्बल्स हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक बॉक्स को सेलेक्ट किया गया रेंडमली, रैंडमली एक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं पहले तो। ओके, फिर उसमें से एक मार्बल को निकालते हैं, और वो मार्बल रेड निकलता है। जैसे आंखें बंद करी हमने, है ना, आइस क्लोज करी, रैंडमली पहले ABCD में से एक बॉक्स को हाथ लगाया, हो गया सिलेक्शन, पता नहीं कौन सा हाथ लगा। फिर आंखें अभी खोली नहीं है, और उसमें से एक मार्बल भी निकाला। मार्बल निकल के आ गए, इस रूम से बाहर आ गए, बाहर आ गए। अब अपने आंखें खोल के देखी तो वो मार्बल क्या निकला? रेड। तो क्या संभावना है कि ये रेड मार्बल बॉक्स ए से निकला है, बॉक्स बी से निकला है, या बॉक्स सी से निकला है? तो कौन सा टॉपिक है ये बताओ। रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया रेड मार्बल, इवेंट ए तो हो जाएगा रेड मार्बल का आना। लेकिन अब पीछे जा रहा है, सोच रहा है कि यार बॉक्स ए से निकाल के आया हूं मैं इसको, या बी से निकाल के आया हूं, क्योंकि उस टाइम ये आइस क्लोज थी, यहाँ पे आने के बाद भी आइस क्लोज है। समझ आ गए क्या? तो ये प्रॉपरली बाइस थ्योरम का क्वेश्चन है। बस इसमें एडवांस चीज पता है क्या है? अब तक बाइस थ्योरम के क्वेश्चन में 3 ही हाइपोथेसिस थे, इस बार 4 हैं। 4 क्यों है? पहले बॉक्स सेलेक्ट करोगे, पहले बॉक्स को सेलेक्ट करोगे ना बेटा। तो बॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो 4 बॉक्सेस हैं आपकी बार, तो 1/4 1, क्योंकि हर एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बराबर मानी जाएगी जब तक वो कुछ नहीं कहता। तो उसने कुछ कहा भी नहीं, तो हम बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या मान लेंगे? 1/4 1/4। ओके, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे? पहले तो देखो कुछ फॉर्मेलिटी पार्ट हम क्या लिखेंगे। हेयर, हेयर 4 बॉक्सेस ABCD आर गिवन हेयर, 4 बॉक्सेस ABCD आर गिवन कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। फिर आपको ये टेबल आपके नोट्स में एज इट इज ड्रॉ करनी है, कर दोगे? ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे नाउ, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, random experiment is given in which one of the box is selected, ठीक है, एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। यहां तक क्लियर है? ये हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया,
अब आपको इसके बाद क्या करना है, हाइपोथेसिस और इवेंट्स मानने हैं। तो E1 E2 E3 E4 यहां तक लिखने के बाद अब आप क्या मानोगे, चार तो हाइपोथेसिस मानोगे E1 E2 E3 E4, और एक रिजल्ट मानोगे कि मार्बल रेड निकलता है। ठीक है, तो चारों को मान लें। अब अपन नहीं, पांच इवेंट्स हो गए, पांचों को मान लें। नाउ लेट द इवेंट्स बी, ये जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बोला रिकॉर्ड हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, हो जाएगा, बोलो दिया, हो जाएगा। पहले मार्बल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट का यहां तक इंट्रोडक्शन, और अब इवेंट्स अजम्पशन। नाउ लेट द इवेंट्स बी, लेट द इवेंट्स बी E1 E2 E3 E4 और ए। पांच इवेंट्स हो जाएंगे, चार तो हाइपोथेसिस और एक रिजल्ट। E1 क्या होगा बताओ, E1 क्या होगा बताओ। बॉक्स ए वॉज सेलेक्टेड, बॉक्स ए वॉज सेलेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, बॉक्स बी वॉज सेलेक्टेड। E3 क्या हो जाएगा, बॉक्स सी वॉज सेलेक्टेड। E4 क्या हो जाएगा, बॉक्स डी वॉज सेलेक्टेड। और इवेंट ए क्या हो जाएगा कि रेड मार्बल इज ड्रॉन। अब वो कहां से निकला भगवान जाने, रेड मार्बल इज ड्रॉन। हो गया सब कुछ अजम्पशन वगैरह। अब क्या क्या हो सकता है, अपन ट्री डायग्राम बनाते थे। तो ये है कोई व्यक्ति, लेट्स से इस बार वो अंश है। तो अंश को भेजा आइस क्लोज करके एक रूम के अंदर, उसमें चार बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी एंड बॉक्स डी। ठीक है अंश, संभल के जाना थोड़ा। लेट्स से दिस इज बॉक्स ए, ओके, एंड लेट्स से दिस इज बॉक्स बी, एंड दिस इज बॉक्स सी, एंड दिस इज फाइनली बॉक्स डी। ओके फाइन। अंश तो बोले मैं जाऊंगा ही नहीं सर, अकेला जाता नहीं मैं कहीं, किसी को भेजो साथ में तो जाऊंगा। ओके, अब चारों बॉक्सेस को सेलेक्ट करने की संभावना वही E1 E2 E3 E4, एंड दैट इज गिवन बाय 1/4 1/4 1/4 1/4 ईच। क्योंकि चार हैं और जब तक कुछ नहीं गिवन है तो इक्वली लाइकली मान लेते हैं, अंडरस्टूड है ये तो 10th क्लास से ही सीखा है। 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू E4, बी क्या हो गया हमारा 1/4। अब बॉक्स ए सेलेक्ट होने के बाद रेड मार्बल मिले उसकी संभावना सोचनी है, बॉक्स बी सेलेक्ट होने के बाद रेड मार्बल मिले उसकी, सी सेलेक्ट होने के बाद रेड मार्बल निकले उसकी, और डी सेलेक्ट होने के बाद रेड मार्बल निकले उसकी। तो आपको रेड मार्बल निकालना है ना, इवेंट ए घटित कराना है जब E1 हो चुका हो, तो इसको कहेंगे ए ऑन E1। इसको क्या कहेंगे, रेड मार्बल निकालना जब E2 घटित हुआ था, इसको क्या कहेंगे, ए ऑन E3। देखो एक बार अगर आपने ये कैप्चर कर लिया कि ये बाइस थ्योरम या रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो उसके बाद स्ट्रक्चर आप बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अपन ने कर लिए बहुत सारे इसके, है ना, प्रैक्टिस में। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कहां से निकाल, ये प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है एज हिंट, या तो डायरेक्ट गिवन होती है या कॉमन सेंस होता है। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन गिवन है बॉक्सेस का, ये यहां से पता चलेगा। ठीक है, देखो अगर मैंने बॉक्स E1 सेलेक्ट किया, यानी ए सेलेक्ट किया है, पहला बॉक्स अगर मैंने सेलेक्ट किया है, तो पहले बॉक्स में रेड आने की संभावना, तो ये पहला बॉक्स देख रहे हो जिसमें रेड कितना है, एक, और टोटल कितना है। अच्छा, एक कॉलम आप एक्स्ट्रा में बना लेना यहाँ पे, उसने नहीं बना रखा लेकिन आप एक कॉलम क्या बना लेना एक्स्ट्रा में। तो टोटल कितने हो गए बताओ, एक और छः कितने हो गए, सात और तीन 10 हो गए इसमें, इसमें छः और दो इसमें भी 10, सब में 10 10 ही है ना, और इसमें भी 10। तो टोटल सब में 10 है, ये कॉलम आप एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। ओके, तो अब आपको रेड मार्बल चाहिए आउट ऑफ 10, समझ गए। बॉक्स बी में से 6 रेड मार्बल्स हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, बॉक्स सी में से 8 आउट ऑफ 10, एंड बॉक्स डी में से 0 आउट ऑफ 10। तो बॉक्स डी में से वो निकला उसकी तो संभावना है नहीं कि उसमें रेड मार्बल है ही नहीं। ठीक है, समझ गए। अब वापस आते हैं अपन रेड मार्बल का फाइनली निकलना, यानी इवेंट ए का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं भाई, किस तरीके से घटित हो सकती है इवेंट ए का घटित होना। ए मतलब वही रेड मार्बल इज ड्रॉन। इस वाले केस को क्या कहेंगे, इस वाले केस में पहले तो E1 हुआ था और बाद में ए ऑन E1 हुआ है, समझ गए। यानी ये एक तरीके से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए है ये, है ना। E1 भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, इसको ऐसे ही तो खोलते थे अपन, पहले E1 घटित कराओ और ए ऑन E1। इस केस को क्या कहेंगे, E2 घटित होना, एंड देन बाद में ए ऑन E2। इस केस को E3, एंड देन उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ए ऑन E3,
एंड फाइनली इसको क्या कहेंगे, E4, एंड देन आफ्टरवर्ड्स A ऑन E4। डन। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इन सबको जोड़ के टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है। इन टोटल प्रोबेबिलिटी में से बॉक्स वन में से निकले इसकी संभावना कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी निकली। बॉक्स बी से निकले इसकी संभावना कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी निकली। सी से निकले दिस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड डी से निकले दिस डिवाइडेड बाय। क्योंकि बहुत तीन केसेस पूछ रहा है हमसे, एक नहीं पूछ रहा। अब तक आपसे 22 में एक ही पूछता था कि बताओ बॉक्स ए से निकली इसकी संभावना, बी से। इस बार तीन पूछ रहा है, बॉक्स ए से, बी से और सी से। डी से क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसको भी पता है आंसर 0 है, डी में है ही नहीं रेड मार्बल। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बार बार देखो, बार बार हमको फॉर्मूला जब अपन लिखते थे तो समथिंग डिवाइडेड बाय नीचे समथिंग बहुत बड़ी सी चीज आती थी, तो ये बार बार लिखना पड़ेगा तीनों केसेस में। तो हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं अलग से, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको बार बार नहीं हमको लिखना पड़े। वैसे अपन बायस थ्योरम में उधर ऑन द गो जाके निकालते थे, लेकिन इस बार तीन क्वेश्चंस हैं तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए अपन पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि पता है बार बार वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी इट इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे बताओ, E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1 प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2 प्लस E3 मल्टीप्लाइड बाय, आगे बोलो, ए ऑन E3 प्लस, आगे बोलो, E4 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E4। फाइन। इसकी वैल्यूज रखते हैं। तो E1 क्या है, 1/4। ये तो सब में 1/4 है ना, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। ए ऑन E1 क्या है, 1/10। ए ऑन E2 क्या है, 6/10। ये बोलना जरा 8/10, और वो बोलना जरा 0/10। इन सबको ऐड अप करो। तो देखो 1/4 तो सब में से कॉमन आ रहा है, तो 1 + 6 7, 7 + 8 15। 15/10 का मतलब 1/4 तो कॉमन आ गया, 15/10 का मतलब 3/2। तो कितना हो गया, ये 3/8 हो गया। 10 की फॉर्म में रखोगे तो फिर 1/4 इंटू 15/10, ऐसे ऐसे करके छोड़ दो। ठीक है, ये आगे टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आपने को जो जो भी चाहिए वो निकालते जाओ क्विकली। तो अब अपने को चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स से। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट a red ball was drawn, a red marble, sorry, a red marble। तो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा लेंदी है ना। was drawn from box A, from box A is given by using Bayes theorem। ये मेंशन कर देना कौन किस में कौन सा टॉपिक लगा रहे हो। by using Bayes theorem as follows, as follows। तो इसको हम क्या कहेंगे कि रेड तो मार्बल तो निकल चुका है, यानी इवेंट ए तो हो चुका है, और किस में से निकला है वो, बॉक्स ए में से, यानी E1 ऑन ए। समझ आया। इसको हम कैसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, और डिवाइडेड बाय वो सारा पहले पहला केस E1 E2 E3 E4। लेकिन अभी अपन ने इसको सॉल्व कर दिया तो उसको सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह दे, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना। तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, यानी ये वाला केस लो, ये वाला केस लो, और डिवाइडेड बाय टोटल करो। समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, 1/4 इंटू 1/10, 1/4 इंटू 1/10, और नीचे क्या आया था, 1/4 इंटू 15/10। तो क्या क्या कटा, 4 से 4, 10 से 10 कट के 1/15 पहले का आंसर। ओके। सिमिलरली ये का यही लाइन लिखेंगे, फिर हम पूरा कॉपी पेस्ट मारेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड मार्बल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी, उसको कैसे कह देंगे हम, E2/A। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तीनों ही लिखना पड़ेगा, तीनों ही लिखना पड़ेगा क्योंकि तीन क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। A1 E2। तो ये क्या है, सेकंड वाले केस की क्या कैलकुलेशन थी, 1/4 इंटू 6/10, 1/4 इंटू 6/10, और नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम ही रहेगी तीनों ही केसेस में, 1/4 इंटू 15/10। तो 4 से 4, 10 से 10, 6/15, जिसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं अपन,
2/5। और फाइनली थर्ड बॉक्स के लिए क्या लिख देंगे अपन, E3 ऑन A। फॉर्मूला क्या लगेगा, E3 मल्टीप्लाइड बाय A/(E3) डिवाइडेड बाय वही टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो E3 की प्रोबेबिलिटी तीसरा केस की कैलकुलेशन क्या थी, 1/4 × 8/10 यही थी। तो 1/4 × 8/10 डिवाइडेड बाय 1/4 × वॉट 15/10। इस बार क्या क्या कटा, 4 4 10 10 8/15। ठीक है। और चौथे की तो निकालने जाओ तो वैसे भी जीरो निकलनी है, पूछा भी नहीं। 1 + 6 7 + 8 आ गया। तो ये सब क्या है, ये हैं पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटीज। तो अगर हम पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटीज अभी तक एक ही केस की निकाल रहे थे सारे क्वेश्चन में, इस बार हमने तीनों केसेस की निकाल ली। तो सारे केसेस की अगर अपन पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो उनका सम भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पहले अपन ने ये चीज चेक इसलिए नहीं करी क्योंकि पहले साले सवालों में सबकी पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी पूछी ही नहीं थी उसने, किसी एक की पूछी थी। इस बार तीनों की पूछ ली तो सम क्या आ रहा है, 1। एक हिंट और दिया था आपको मैंने बायस थ्योरम में कि जब प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हों तो शॉर्टकट है, इनको भूल जाओ और इनके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। इनका सम क्या आ रहा है, 1/10 6/10 8/10 15/10 सम आ रहा है। अब जो भी पूछी, फर्स्ट पूछी तो 1/10 ऊपर लगा दो, सेकंड पूछी तो 6/10 लगा दो, 8/10 लगा दो, और 10 10 10 है तो 10 भी भूल जाओ ना। अगर 10 10 10 ही है तो 10 भी भूल जाओ, हटाओ। अब क्या है, 1680 टोटल 15। पहले की प्रोबेबिलिटी 1/15, दूसरी प्रोबेबिलिटी 6/15, तीसरी प्रोबेबिलिटी 8/15। एज सिंपल एज दैट। ये कब भी हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब ये बराबर हो, 1/4 1/4 अगर ये बराबर नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा, फिर तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। समझ आया। हम्म। लेंदी बट स्कोरिंग अगर आ जाएगा तो आई थिंक कि अगर आपने ढंग से समझाया तो ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है, सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लोगे। थोड़ा लेंदी है बट 3 से 4 नंबर जितने का भी वो ले आओगे। ठीक है क्या, बोलो प्रियांशी, आगे पढ़ना है। आगे पढ़ाने लगेंगे तो शायद सो ही जाएगी, है ना, भयंकर नींद आ रही है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन एक बार इसका ओवरव्यू देख लें अपन। अब देखो एक बार ये देख लो, देखो 13th क्वेश्चन, क्योंकि अब सुनो एक मिनट, कल आपका ऑफ रहेगा, अगेन आई एम गोइंग समवेयर ना, मोस्ट प्रोबेबली संडे को तो मैं आ जाऊंगा। नहीं आ पाया तो फिर मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा। तो एक दिन की छुट्टी तो कंफर्म है, 2 दिन की भी हो सकती है। बट जब मैं मंडे को आऊं तो मेरा प्लान ये है कि टेस्ट ले ही लें। क्यों, 2 दिन की छुट्टी कम है तैयारी करने के लिए? वैसे तो अब आगे होके मांगते हो सर छुट्टी दो टेस्ट के लिए, मैं तो खुद दे रहा हूँ। नहीं क्या होता है, आई हेट नोस, है ना, मुझे ना पसंद नहीं है। ओके समझ गए। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखो, है ना, 22 में हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करना। ये 22 थ्योरम है, मैं बाद में भी सॉल्व करा दूंगा लेकिन एक बार 2 दिन में कुछ तो करो बैठ के। ये 22 थ्योरम है 13th वाला। 14th वाला बिल्कुल एक अजीबोगरीब डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्राई करना अगर सॉल्व हो जाए तो। 15th वाला क्वेश्चन आपके सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड है, A∩B, है ना, इस टाइप से के क्वेश्चन, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है। ओके। और 16th वाला अगेन बायस थ्योरम है। तो 16th बायस थ्योरम है, 15 13 दो तो बायस थ्योरम आ गए। 14th और 15 बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के, है ना। डिफरेंट कैटेगरी मतलब जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे थोड़ा सा स्लाइटली हटके मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये 4 क्वेश्चन ही बचते हैं मेन मेन तो, है ना। और ये तो फिर कर ही देते हैं अपन। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये तीनों चारों क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं आके फिर से करवा दूंगा। बट अगर ऐसा कुछ शेड्यूल होता है, जैसे मान लो मैं संडे को लौट जाता हूँ तो फिर मैं आके पहले करवाऊंगा फिर ही टेस्ट लूंगा, लेकिन मैं संडे को नहीं लौट पाता हूँ तो फिर मेरा प्लान ये है कि मंडे को एक बार टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो हम चारों क्वेश्चंस को अपने आप से करके देखना, फिर मैं भी करवा दूंगा। ओके। समझ आया, सारा शेड्यूल क्लियर है आगे आने वाले दिनों का। अभी शट ऑफ कर दें इसको एक बार के लिए तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।